हेलो दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं फिर से एक बार अपने लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं लुसेंट जीके की महा मैराथन सीरीज और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता पे ये मेरा जो है तीसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने दोस्तों देखा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की थी वो सामान्य जानकारी क्या क्या थी, यानी कि वहाँ का विस्तार कैसा था, उसमें कौन कौन से शहर पाए गए थे, कौन से 6 बड़े शहर थे, और सिंधु घाटी का जो नाम पड़ा हुआ था हड़प्पा सभ्यता जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और एक और नाम था जो है वो नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, उन सारी जो है पीछे की कहानियां मैंने इसके पहले वाले वीडियो में जो है बताया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या थी, यानी कि वहाँ पे लोग पूजा कैसे किया करते थे, वहाँ की जो नगरीय जो है विशेषता थी कि नगर जो बने होते थे वो किस तरह से बने होते थे, किस वे में बने होते थे, और उसके बाद जो है कैसे वहाँ पे कृषि किया जाता था, होता था कि नहीं होता था, कैसे लोग पशुपालन करते थे, किस किस पशु को उन्होंने पाला था। ये सारी बात जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी विशेषताएं हैं दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आज की वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। स्टोरी के साथ हम सारी चीज़ों को जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो विशेषताओं में यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उसकी जो विशेषताएं हैं वो 3 तरह से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आपको लुसेंट की किताब में विशेषताएं एक ही पेज में एक ही लाइन में, मतलब सारी विशेषताएं एक ही साथ जो है मिला करके दी गई हैं। तो हमने क्या किया है दोस्तों, लुसेंट की बुक से हमने जो है देखा है उसमें से कौन सी नगरीय विशेषता है, कौन सी कृषि और पशुपालन विशेषता है, उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो आपके 3 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसको। नगरीय विशेषता, अर्बन कैरेक्टर, मतलब वहाँ के जो नगर हुआ करते थे दोस्तों वो कैसे बने हुए थे। आपको बताऊंगा मैं कि वहाँ के नगर ग्रिड सिस्टम में बने हुए थे, यानी कि ग्रिड सिस्टम क्या होता है वो समझाऊंगा। वहाँ की जो नालियाँ होती थी बहुत ही व्यवस्थित बनी होती थी, ईंट जो होते थे वो पके ईंट का प्रयोग किया गया था, और बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे नगरीय विशेषता में, यानी कि नगर से संबंधित रहेगा। कृषि एवं पशुपालन, मतलब कृषि जो है वो सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ, किस तरह की कृषि करते थे, क्या क्या उगाया जाता था, और कहाँ कहाँ जो है इसके साक्ष्य मिले हैं, वो सारी चीज़ें हम कृषि और पशुपालन में बात करेंगे। धार्मिक विशेषताएं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लेख नहीं मिला है लेकिन हमें धर्म के बारे में जरूर कुछ ना कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। कुछ मूर्ति मिलेगा हमें, कुछ जो है आपके चिन्ह मिलेंगे, कुछ चीज़ों से जो है हमको क्या पता चलेगा कि वहाँ के धर्म क्या होते थे, किसकी पूजा करते थे, कैसे लोग दाह संस्कार करते थे, सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों नगरीय विशेषता, अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहले जो है हेडिंग डालेंगे। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगरीय विशेषता थी, यानी कि नगर जो है किस तरह से बने होते हैं, सारी जानकारी उसके बारे में लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, ग्रिड पद्धति से निर्मित नगर, सिटी बिल्ट ऑन ग्रिड सिस्टम। अब ये शायद आप पहली बार सुन रहे हो, ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति क्या होता है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ ग्रिड सिस्टम क्या होता है। जैसे अगर कोई नगर है तो नगर किस तरह से बना हुआ हो, आपका जैसे चौराहा होता है, चौराहा इस तरह से होता है, चारों तरफ से रोड आते हैं और बीच में क्या होता है, बीच में जो है चौराहे होते हैं, गोल चक्कर होता है। तो इस तरह से बना हुआ था। इधर जो है बहुत सारे क्या होते थे, घर हुआ करते थे, इधर भी क्या होते थे, घर हुआ करते थे, इधर भी क्या होते थे, इधर भी क्या होते थे, घर हुआ करते थे। यानी कि चारों तरफ से घर होता था और बीच में से एकदम बहुत ही सुव्यवस्थित एकदम 90 डिग्री एंगल पे जो है रोड हुआ करता था, और बीच में जो है बना हुआ था चौराहा की तरह से, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। यानी कि दोस्तों आज के 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था, और 5000 साल पहले भी इस तरह से सुव्यवस्थित लोग रहा करते थे, यानी कि जो रोड होता था एकदम बिल्कुल सीधा होता था और चारों तरफ से जो है बना हुआ होता था और एक सिस्टमैटिक तरीके से होता था। तो इस प्रकार के सिस्टम को ही क्या बोला जाता है, ग्रिड सिस्टम बोला जाता है। ग्रिड लाइन आप पढ़े हो, ग्रिड सिस्टम वहीं से आया है, ठीक है। तो ग्रिड सिस्टम आपको समझ में आया होगा कि बहुत ही सिस्टमैटिक तरह से वहाँ की सड़कें होती थी और वहाँ के घर जो है बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से होते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों, सुव्यवस्थित जल निकासी की व्यवस्था, तो स्ट्रीमलाइन ड्रेनेज सिस्टम। अब दोस्तों ये क्या है, ये नाली की व्यवस्था है, यानी कि नगर में से जो नालियां निकलने की व्यवस्था थी वो भी जो है बहुत ही सुव्यवस्थित थी। कैसे हुआ करता था दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये किसी का घर है
और घर में से एक नाली निकलती थी और ये जा करके एक मेन नाली में मिल जाती थी, और ये जो है बहुत ही बाकायदे ढका हुआ करता था। तो ये जो है ये सारी चीज़ें स्टडी में जो है पाई गई हैं। तो नालियाँ भी जो है बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बहुत ही सीधी सीधी बनाई जाती थी। तो क्या लिखा है दोस्तों कि सुव्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था, यानी कि जो जल निकलने की व्यवस्था थी, जो नालियों की व्यवस्था थी, वो बहुत ही सुव्यवस्थित थी, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई थी। तो थोड़ा सा स्मरणीय करने वाली बात यह है कि आज से 4,500 साल पहले भी लोग इतना विकास करते थे और सिंधु घाटी सभ्यता में ये चीज़ें हुई थी, ये चीज़ हम समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पकी और अलंकृत ईंट का प्रयोग भी किया गया है। यूज ऑफ राइप एंड ऑर्नेट्स ब्रिक्स भी हमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो घर बनते थे दोस्तों वो जो है ईंट से बनते थे, वो भी ईंट कैसी होती थी, पकी ईंट होती थी। फिर आप आएंगे जब उसके बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता जब खत्म हो जाएगी तो आएगा वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता में जो है आपके घर वगैरह उतना अच्छे से नहीं मिलेंगे, तो रूरल एरिया टाइप हो जाएगा, यानी कि मिट्टी के घर आपको मिलेंगे। लेकिन आज के 4,500 साल पहले भी लोग जो है पक्के ईंट का प्रयोग करते थे। तो ये जो है आप समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों घर की खिड़की जो है पीछे की ओर खुलती थी, केवल लोथल नगर में मुख्य रोड की ओर खुलती थी। वहां का एक अलग ही प्रकार का नियम था दोस्तों। जैसे आपका घर बना हुआ है तो घर के सामने जो रोड है वहां पे खिड़की नहीं खुला करती थी, और जो खिड़की खुलती थी दोस्तों वो घर के पीछे जो है एक खिड़की हुआ करती थी, वहां खुलती थी। जैसे आप अगर देखेंगे तो मेन रोड जो है, मेन रोड इस तरह से होता है। ये मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका घर है। तो घर की जो खिड़की होती थी दोस्तों ये यहाँ नहीं होती थी, सामने से, पीछे से होती थी। पीछे से जो है लोग आकर के तब जाकर के सड़क पे जाते थे। तो अलग ही सिस्टम मिला है वहाँ पे कि जितने भी घर मिले हैं सबकी जो खिड़कियाँ थी दोस्तों वो कहाँ की तरफ खुलती थी, पीछे की तरफ खुलती थी। ये सारी चीज़ें लूसेंट में मेंशन है, आप बहुत ही ध्यान से और बारीकी से पढ़ेंगे दोस्तों तो लूसेंट में एक एक चीज़ आपको मिलेगी। लेकिन उसमें आप बहुत ही लेंदी तरीके से लिखा हुआ है, तो लेंदी तरीके से नहीं पढ़ना है दोस्तों। आप अगर लूसेंट का मजा लेके अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए और इस तरह से सिस्टमैटिक तरीके से एक एक पॉइंट को, जैसे ये क्या हो रहा है कि कहानी की तरह, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि आप जो है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं दोस्तों कि एक पहले नगरीय विशेषता। तो नगरीय विशेषता में कैसे, यानी कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप प्री के लिए ही नहीं मेंस के लिए भी यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। लूसेंट से कैसे मेंस में क्वेश्चन बनाना है सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अगर मे बी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इस तरह से सिस्टमैटिक वे में अगर पढ़ना हो तो आप जो है चैनल से जुड़िए। और इसके पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो जो है लूसेंट पे डाल रखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और जाइए वीडियो को देखते हुए आइए, इस वीडियो को समझते हैं पूरा, ठीक है। तो आपको क्या पता चला दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर हुआ करते थे उसमें जो खिड़कियां होती थी वो पीछे की तरफ खुलती थी, न कि आगे। लेकिन दोस्तों एक ऐसा नगर था जिसका नाम था लोथल। तो लोथल एक ऐसा नगर था दोस्तों जहाँ के सारे घर की खिड़कियां जो है वो आगे की तरफ खुलती थी। तो थोड़ा अपवाद में इसको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी नगर पाए गए हैं सबके घर की खिड़कियां पीछे की तरफ खुलती थी, लेकिन एकमात्र ऐसा नगर है जिसका नाम लोथल है और वहाँ की जो खिड़कियां हैं दोस्तों वो सामने की तरफ रोड की जो है तरफ खुलती थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो लोथल नगर में मुख्य रोड पर ही खिड़कियां क्या होती थी, खुलती थी। शहर उच्च और निम्न भाग में विकसित थे। अब दोस्तों वहां जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहां में जितने भी शहर थे वो दो भागों में बांटे गए थे। एक तो नीचे था, कुछ शहर नीचे के भाग में, और एक ऊपर के भाग में था। जैसे मैं अगर बनाऊं, अगर मान लीजिए ये कोई सभ्यता है, ये नगर है, तो इसमें जो है दो तरह से होता था। एक तो अपर पार्ट में लोग रहते थे और एक जो है नीचे पार्ट में रहते थे। तो अपर पार्ट जो लोग जितना भी घर हुआ करता था दोस्तों, यहाँ पे किलाबंदी होती थी। किलाबंदी जैसे मतलब आप घर बनवाए हो अपना और चारों तरफ से उसको घेरवा दिए हो तो उसको बोलेंगे किलाबंदी होती थी। तो जो उच्च वाले नगर हुआ करते थे उसमें बोला जाता था कि जो बहुत मतलब अच्छे लोग होते थे वो उच्च नगर में रहते थे, वहाँ पे किलाबंदी एक तरह से सेफ्टी होती थी, ठीक है। तो आप इसको पढ़ेंगे जब कि शहर जितने भी हुआ करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में वो दो कैटेगरी में डिफाइन मतलब जो है डिवाइड किए गए थे। एक उच्च कैटेगरी थी और एक निम्न कैटेगरी थी। तो निम्न वाले में अब ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है कि निम्न वाले में गरीब लोग रहते थे,
कि अमीर लोग रहते थे। आई होप अगर इस तरह से व्यवस्था है तो जाहिर सी बात है कि उच्च वाले जो भी पार्ट रहा होगा उसमें अमीर लोग रहा करते होंगे और जो नीचे वाला रहता होगा उसमें गरीब लोग रहा करते होंगे। तो आई होप आप अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड से इतना सोच सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उच्च भाग में किलाबंदी होती थी, फोर्टिफिकेशन होता था। तो मैंने बताया आपको जो ऊपर वाला भाग हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता में, वहाँ के जो लोग रहते थे, वहाँ की जो घरें हुआ करते थे, उसकी चारों ओर क्या होती थी दोस्तों, किलाबंदी होती थी। अब सेफ्टी के लिए ही होता होगा किलाबंदी, ठीक है। और निम्न भागों में कुछ नहीं मिलता था, निम्न भागों के घर जो है वैसे ही रहा करते थे। लेकिन इसमें भी एक अपवाद मिलता है दोस्तों, कालीबंगन। कालीबंगन जो है एक शहर आपका पाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में, जहां उच्च एवं निम्न दोनों जगह पर किलाबंदी थी। या वहां के ऊपर वाले भाग में भी किलाबंदी थी और नीचे वाले भी भाग में किलाबंदी थी। तो आई होप ये अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। जो लास्ट है इसमें दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ध्यान से आप पढ़िएगा इसको। मोहनजोदड़ो में स्थित एक स्नान कुंड मिला है जिसको ग्रेट बाथ के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ जो बृहत स्नान घर, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में दोस्तों, बृहत स्नान घर। तो हमने हिंदी नहीं लिखा है तो आप हिंदी इसका लिख लीजिए, बृहत स्नान घर। ये दोस्तों कहाँ मिला है, ये मोहनजोदड़ो में मिला है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो बृहत स्नान घर मोहनजोदड़ो में मिला है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी थी, इसकी चौड़ाई कितनी थी और ये कितना गहरा था। एक प्रकार का स्नान घर हुआ करता था। आप चित्र जो है सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिलेगा, इस तरह से जो है स्नान घर बना हुआ था। यहाँ पे जो है नीचे सीढ़ियाँ लगी हुई थी और सीढ़ियाँ लगी थी और अंदर जो है बहुत अच्छे अच्छे जो है कमरे बने हुए थे और एक जो है तालाब की तरह था, यानी कि स्विमिंग पूल की तरह, जैसे स्विमिंग पूल होता है ना वैसे अंदर था। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसकी जो लेंथ थी, लंबाई थी, वो 11.22 मीटर थी, याद रखिएगा। इसकी जो गहराई थी दोस्तों वो 2.43 मीटर थी और जो चौड़ाई थी वो 7.02 मीटर थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में एक ग्रेट पाथ पाया गया है जो कि मोहनजोदड़ो में पाया गया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बताया जाता था कि जब वहाँ कोई त्योहार वगैरह हुआ करता था तो लोग जाते थे उस स्नान कुंड में जो है स्नान करने के लिए, यानी कि स्विमिंग पूल की तरह था, वहाँ पे लोग जाते थे। जैसे अभी होता क्या है, लोग प्रयागराज जाते हैं, बनारस जाते हैं अपना जो है धाम करने के लिए, स्नान करने के लिए, तो वैसे जो है उनका भी हुआ करता होगा, ऐसा माना जाता है। क्योंकि दोस्तों 4,500 साल पहले किसी ने देखा नहीं है, कुछ साक्ष्य मिले हैं, उसी से हमको जानकारी मिलती है। तो आप अपने दिमाग में कल्पना कर सकते हैं कि शायद जो है ऐसा हुआ करता था, क्योंकि हिस्ट्री इज इमेजिन, हिस्ट्री को आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, आपने देखा नहीं है उसे, ठीक है। जो लिखा गया है, जो मिला है साक्ष्य, वहीं से आप कुछ जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की ये नगरीय जो है आपकी विशेषता थी, अर्बन जो है कैरेक्टरिस्टिक थी, यानी कि नगर में कैसी कैसी व्यवस्थाएं थी, सारी चीजें हमने देख लिया। आप इसको एक बार और जो है रिकॉल कर लीजिएगा और नोट्स जरूर बनाइए दोस्तों। आप लूसेंट पढ़िए लेकिन नोट्स यहाँ से बनाइए। नोट्स इसलिए मैं कह रहा हूँ बनाने के लिए दोस्तों कि ये जो नोट्स आपके दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि सिस्टम से बना रहा हूँ मैं, नगरीय विशेषता है तो सिस्टमेटिक तरीके से आप लिखेंगे तो आपको जो है एज कंपेयर टू लूसेंट से ज़्यादा क्लियरिटी यहाँ आएगी। तो लूसेंट भी पढ़ना है आपको, ऐसा नहीं कि दोस्तों लूसेंट आप ना पढ़ें, लूसेंट पढ़िए, जाइए लूसेंट में ढूंढिए कि ये टॉपिक कहाँ है और देखेंगे आप लूसेंट में सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन बहुत ही लेंदी वे में मिलेंगी। तो लेंदी भी पढ़िए और आसान भी पढ़िए, पहले आपको लेंदी ही पढ़ना पड़ेगा, फिर आसान पढ़ेंगे तो और इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों अब देख लेते हैं कृषि और पशुपालन कैसे हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता में। नोट कर लीजिएगा इसको। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार से लोग कृषि करते थे और कौन कौन से जो है पशु पालते थे, उसके बारे में हम जो है ब्रीफ जो है अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि जूते हुए खेत मिले हैं कालीबंगन में, प्लाउज फील्ड में मिले हैं कालीबंगन में। अब दोस्तों आप खुद से दिमाग लगाइएगा कि आज से 4,500 साल पहले भी जुते हुए खेत मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। तो अगर खेत जुते हुए हैं इसका मतलब वहां पे अच्छी खासी जो है कृषि होने लगी है, ठीक है। तो कालीबंगन में ही सिर्फ जो है जुते हुए खेत मिले हैं, तो उससे हमें साक्ष्य मिलता है, उससे हमें ये पता चलता है कि जरूर वहां पे क्या होती थी, कृषि हुआ करती थी, ठीक है। अब कृषि में कौन कौन सी फसल होती थी उसको देखिएगा। तो प्रमुख फसल जो है गेहूं और जौ मिला है
वीट एंड बरेली, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो अधिक से अधिक उगाया जाता था उसका नाम था गेहूं और जौ, यानी कि गेहूं और जौ की खेती जो है सबसे ज्यादा मिली है, ऐसा साक्ष्य हमें बताता है। ये पॉइंट आप जो है ध्यान में रखेंगे। लोथल एवं रंगपुर में चावल के भी साक्ष्य मिले हैं। एविडेंस ऑफ राइस इन लोथल एंड रंगपुर, ठीक है। एंड क्या है यहाँ पे, रंगपुर है, तो स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो लोथल और रंगपुर एक ऐसा नगर है दोस्तों जहां से हमें क्या मिले हैं, चावल के भी एविडेंस मिले हैं, जो है राइस के एविडेंस मिले हैं, राइस के साक्ष्य मिले हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक मोहनजोदड़ो में अन्नागार मिला है, ग्रैनरी। अन्नागार उसे कहते हैं जैसे गोदाम होता है ना दोस्तों, गोदाम में बहुत सारे जो है राइस हो गई, चावल हो गए और गेहूं हो गए, जौ हो गए, सारी चीजें इकट्ठा की जाती है, उसको अन्नागार बोला जाता है और ये बहुत बड़ा बड़ा जो है बनाया जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में यह सबसे बड़ी इमारत थी, कौन सी दोस्तों, मोहनजोदड़ो का अन्नाघर। तो मोहनजोदड़ो में एक दोस्तों अन्नाघर पाया गया है, एक ग्रैनरी पाई गई है, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता की ये सबसे बड़ी इमारत थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या थी, तो मोहनजोदड़ो में प्राप्त अन्नाघर, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रैनरी। दोस्तों इस अन्नाघर में क्या मिला होगा, इस अन्नाघर में जो है, अगर अन्नाघर बनाया गया है, ग्रैनरी बनाई गई है, तो इसमें ग्रैन बहुत सारे जो है मिलेंगे। इससे हमें ये पता चलता है दोस्तों कि अगर इतना बड़ा गोदाम है तो यहाँ पे जो है खाने, जैसे मान लीजिए कृषि होती है तो लोग खा लेते हैं, उसके बाद भी बच जाता होगा तो लोग जो है इस गोदाम में रखते होंगे, यानी कि विकसित खेती के बारे में, विकसित कृषि जो है यहाँ से हमें पता चलता है। और दूसरी बात दोस्तों हमें यहाँ से पता चलती है कि यह एक सबसे बड़ी इमारत थी, और ये चीज जो है आप ध्यान में रखेंगे। तो मोहनजोदड़ो में पाया गया है दोस्तों वो ग्रैनरी, और ये इसको हम सबसे बड़ी इमारत बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। और इससे हमें ये पता चलता है कि जो कृषि थी वो बहुत ही ज्यादा विकसित थी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं पशुपालन, यानी कि कौन कौन से पशु जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में पाले जाते थे, कौन कौन से जो है जानवर हमारे पाले जाते थे। तो देखिए ध्यान से, पहला जो है बैल और भैंस, तो सबसे ज्यादा बैल और भैंस जो है मिलते थे उस समय में। और घोड़े के भी साक्ष्य मिले हैं, यानी कि घोड़ा भी हुआ करता था, तो घोड़े के जो एविडेंस मिले हैं दोस्तों, साक्ष्य मिले हैं, वो सुतकोटदो, सुतकोटदा, कालीबंगन और लोथल से हमें घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों अगर आपसे बोल दिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि और पशुपालन पर कुछ संक्षिप्त वर्णन लिखिए, तो आप किस तरह से लिखेंगे दोस्तों कि वहाँ की जो कृषि थी वो बहुत ही विकसित थी। मोहनजोदड़ो में एक अन्नाघर पाया गया है जिसमें बहुत सारे अन्न जो है रखे जाते होंगे, ऐसा माना जाता है, और उसको हम सिंधु घाटी की सबसे बड़ी इमारत कहते हैं। और आप लिखेंगे दोस्तों कि सबसे प्रमुख फसल जो है वो गेहूं और चावल हुआ करती थी। देन उसमें आप सारे पॉइंट्स को जो है मेंशन कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जुते हुए खेत, यानी कि प्लाउस फील्ड मिले हैं कालीबंगन में, वहां से हमें ये पता चलता है कि कृषि जो है बहुत ही अच्छी खासी होती थी, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा कृषि और पशुपालन। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों धार्मिक विशेषता की, कि धर्म लोग किस तरह से करते थे, किसकी पूजा करते थे, किसकी नहीं करते थे, क्या उस समय मंदिर भी हुआ करते थे कि नहीं हुआ करते थे, तो मंदिर मस्जिद सारी चीजें होती थी कि नहीं होती थी, ये सारी चीजों का अध्ययन हम अब कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में कि धार्मिक विशेषताएं क्या क्या थी, उसके बारे में स्टडी करते हैं दोस्तों। तो धार्मिक विशेषताओं के बारे में पता कैसे चलता है दोस्तों, तो वहाँ पे हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे कुछ मूर्तियाँ मिलेंगी, कुछ मोहर्स मिलेंगे, कुछ चीज़ें मिलेंगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि वहाँ के धर्म क्या क्या हुआ करते थे, किसकी पूजा करते थे और किसकी पूजा नहीं करते थे, ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी दोस्तों। तो मंदिर के अवशेष ही नहीं मिले हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हुई तो कहीं भी कोई मंदिर, कोई मस्जिद नहीं मिला। तो इससे ये पता चलता है दोस्तों कि उस समय के लोग मंदिर वगैरह में पूजा वगैरह नहीं करते थे, तो मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, ये बात आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। उसके बाद मातृ देवी, वृक्ष, शिव व पशुपतिनाथ की पूजा के साक्ष्य मिले। अब कैसे पता चलेगा दोस्तों कि वहां पे लोग एक मातृ देवी की पूजा करते थे, कौन सी वो मातृ देवी थी, पशुपतिनाथ कौन थी, ये सारी चीजों को मैं बताता हूँ। जैसे जब खोदा जा रहा था सिंधु घाटी सभ्यता को, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जब शहर खोदे जा रहे थे, तो उसमें से कुछ मूर्तियां मिली हैं, जैसे आपकी इस तरह से जो है देवी की मूर्तियां मिली हैं,
जो है त्रिशूल वगैरह ली हुई हैं। तो ये बोला गया कि ये एक मातृ देवी हुआ करती हैं जिनकी जो है ये लोग क्या करते थे, पूजा करते थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक दाढ़ी वाले व्यक्ति का, बड़ी बड़ी दाढ़ी है एकदम बिल्कुल मेरी तरह, उसका जो है क्या मिला है, एक मूर्ति मिली है एक दाढ़ी वाले बाबा का। तो आप जो है गूगल पे डालेंगे तो इस तरह से जो है मूर्ति दाढ़ी वाले बाबा की, इस तरह से मूर्ति जो है आपको उसमें मिलेगी। और इसके बारे में जो है क्या दिया गया है कि ये जो दाढ़ी वाले बाबा हैं ये कोई बाबा हुआ करते थे जिनकी क्या होती थी, पूजा होती थी। उसके बारे में आपको साक्ष्य मिला हुआ है। और एक दोस्तों चित्र मिला है पशुपतिनाथ, जिसको बोला गया है, क्या बोला गया है दोस्तों, पशुपतिनाथ को बोला गया है। वो पशुपतिनाथ जो हैं और भी उनके जो चारों तरफ है वो बहुत सारे जानवर जो है इस तरह से घूम रहे हैं, जैसे बहुत सारे घोड़े हैं, गाय हैं। तो इस तरह से चित्र मिला हुआ है। तो बोला गया है ऐसा कि जो पशुपतिनाथ हैं दोस्तों वो शिव भगवान के अंश हैं। तो उससे ये पता चलता है कि शिव की पूजा की जाती थी। तो ऐसा जो है सारी चीजें उसमें मिली हुई है। तो उससे उसकी हेल्प से हमें ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है किसकी पूजा होती थी, शिव की पूजा होती थी। पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, उसके चारों तरफ बहुत सारे जानवर हैं, ऐसा कुछ मूर्ति मिली। आप सर्च करेंगे गूगल पे तो सारी चीजें मिलेंगी, उसकी पूजा की जाती थी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कुबड़ वाला सांड। अब दोस्तों एक सांड भी मिला हुआ है। ठीक है, अब सांड आप इस तरह से बना हुआ है, जैसे आप एक नंदी गाय देखे होंगे, नंदी गाय जो होती है, अब ये मैं क्या ही बना दिया मुझे खुद ही नहीं पता है। तो आप नंदी गाय देखे होंगे, आप भगवान कृष्ण वाला जो सीरियल वगैरह देखते हैं तो नंदी गाय के ऊपर कुबड़ निकला हुआ होता है, तो उसको बोलते हैं कुबड़ वाला सांड। तो कुबड़ वाला सांड मिला हुआ है यहाँ पे, एक जो है मूर्ति मिली है, एक सील मोहर मिला हुआ है, उसमें कुबड़ सांड की जो है चित्र बनी हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। तो ऐसा माना जाता है कि नंदी भगवान का जो है पूजा वगैरह होता था। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं इस तरह से दोस्तों, जो हमारा स्वास्तिक चिन्ह होता है ये जो है मिले हुए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि सूर्य की भी जो है क्या की जाती थी, उपासना की जाती थी, क्योंकि स्वास्तिक जो है सूर्य देव के लिए ही समर्पित है। तो इससे ये पता चलता है कि सूर्य की भी उपासना वगैरह की जाती थी। उसके बाद दोस्तों शवों को जलाने व दफनाने दोनों के प्रमाण मिले हैं। यानी कि दोस्तों इससे ये पता चलता है कि वहाँ के जो लोग रहा करते थे वो बहुआयामी धर्म के लोग रहते थे। यानी कि दोनों प्रकार के धर्म, शवों को जलाना भी, शवों को दफनाना भी, दोनों तरह के कार्य मिले हैं दोस्तों। अब ये कहाँ कहाँ है सारी चीजें जो है लूसेंट में ये सारी चीजें मेंशन है, लेकिन लूसेंट ने क्या किया है, एक ही में सब चीज को जो है मिला करके दे दिया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कोई धार्मिक विशेषता के बारे में तो आप याद रखेंगे दोस्तों कि वहां पे मूर्तियां मिली हैं जिन्हें बोला गया है मातृ देवी, और यही को उर्वरी देवी भी बोला गया है। तो आप देखेंगे उसमें लूसेंट में मेंशन है, हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया ताकि आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स दोस्तों जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के थे। दोस्तों हमने सिंधु घाटी सभ्यता के 3 वीडियो डाल रखे हैं। पहले में हमने सिंधु घाटी सभ्यता की सामान्य जानकारी दी है, उसका विस्तार क्या है, उसका नामकर्ता और खोजकर्ता कौन है, कैसी सारी चीजें हुई है सामान्य जानकारी में। दूसरी वीडियो दोस्तों प्रमुख स्थान थी, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी शहर पाए गए हैं वो किस नदी के किनारे हैं, किसने खोजा है, किस सन में खोजा है, ये दूसरे वीडियो में हमने बात किया। और दोस्तों तीसरे वीडियो में हमने उसकी विशेषताओं के बारे में बात किया कि वहाँ की धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, समाज के लोग कैसे रहा करते थे और किस तरह से लोग जो है कौन कौन सी विशेषता थी, नगर की क्या विशेषता थी, ये बात किया। दोस्तों एक वीडियो और आएगा सिंधु घाटी सभ्यता में जिसमें जो है हम सारी चीज बात कर लेंगे, जो भी टॉपिक बचा हुआ है, जैसे यहाँ के लोग ट्रांसपोर्ट कैसे करते थे, यातायात कैसे करते थे, ट्रेड कैसे करते थे, व्यापार कैसे करते थे। जैसे आपको पता होगा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जब विकसित थी तो और भी बहुत सारी सभ्यताएं थी, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, तो उनके बीच क्या होता था, ट्रेडिंग हुआ करता था, व्यापार हुआ करता था। तो कैसे करते थे, उनके पास कोई साधन हुआ करता था कि नहीं हुआ करता था, ये सारी जो भी पॉइंट्स बचे हुए हैं दोस्तों इसके अगले वाले वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे। तो आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता की डिटेल को एक एक पॉइंट को हम लोग पढ़ रहे हैं और लूसेंट में सारी चीजें लिखी गई हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों कि कंपटीशन में तो पूछा ही पूछा जाता है, तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं दोस्तों। 4 वीडियो में कोशिश करूंगा सिंधु घाटी सभ्यता को खलास करना, और सिंधु घाटी सभ्यता अगर यहाँ से आप पढ़ लेते हैं तो आपको आगे कहीं जो है जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे जोश एनर्जी के साथ। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए।